हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम 5 जून से 23 जून के बीच में शुरू होने जा रहा है। और ये क्लास होगी अपनी 4th क्लास होगी। और इस क्लास में जो मटेरियल होगा वह होगा सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को समावेश किया गया है। और आपको जिन प्रश्नों का जवाब आता हो आप कमेंट करके बताते जाएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था या कितने प्रश्न आपको आते थे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ अपने 83 क्वेश्चन से और इससे पहले 3 क्लासेस आपको करा चुके हैं, वो आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। आपको इसी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी के पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम 5 जून से 23 जून के बीच में होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है गिरनार में। कहाँ स्थित है? गिरनार में। इस तरह से ये प्रश्न जो आया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड में आया था और ये 2022 में पूछा गया था। हो सकता है आपसे ये पुनः पूछ ले और इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देखते हैं इसमें से क्या पूछ सकता है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोजा, शतरुंजी और घेलो नदियां बहती हैं। ये नदियों के नाम आपसे पूछ सकता है। भादस, रोजा और शतरुंजी नदी और घेलो की नदियां जो बनती हैं इससे आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लगभग 200 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? किसका सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये जो नेतृत्व किया था जिसके दिशा निर्देश में हुआ था वो थे अशोक। अशोक थे जो कि ये किसके पुत्र थे? आप कमेंट करके बताएं कि अशोक के पिताजी का क्या नाम था। हो सकता है कि अशोक के पिताजी का नाम पूछ लिया जाए आपसे। और इनका जो संबंध था किस वंश से था? मौर्य साम्राज्य से इनका संबंध था। किसका? अशोक का संबंध था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश डैश भाषा में थे। आपको बताना कि अशोक के जो शिलालेख है सबसे अधिक किस भाषा में पाए गए थे। बताएं किस भाषा में पाए गए थे। शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। कमेंट करें आप लोग कि इसका जवाब आपको आ रहा था या नहीं आ रहा था। अशोक के जो शिलालेख थे जो सबसे अधिक भाषा में पाए गए थे वो पाए गए थे प्राकृत भाषा में पाए गए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में पाए गए थे। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अशोक के अभिलेख बिरहाई, खरोष्टी, आरमिक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए थे। आप ये चारों जो फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कौन कौन से? बिरहाई, खरोष्टी, आरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए थे। इनकी जो भाषाएं थी वो 4 भाषाएं थीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? बताएं मौर्य शासन जब था तब उस समय कर्नाटक में किस जगह को सोने की खान के रूप में जाना जाता था? वह था आपका सुरवणागिरी। ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा जो कि यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी भी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह कहाँ का था? कमेंट करें आप लोग वह कहाँ का था। ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ का रहने वाला था? कमेंट करके आप लोग बताएं। और ये किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। किसका था? सेनापति किसका था? सिकंदर का सेनापति था। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये सीरिया यूनान का रहने वाला शासक बना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना था। ये किससे बना हुआ था? ये बना हुआ था इसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? जो अलेक्जेंडर था, जिसे सिकंदर के नाम से जानते हैं, उन्होंने किस नदी को पार किया था? उन्होंने सबसे पहले पार किया था सिंधु नदी को पार किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि डैश डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। तो वह कौन सा है? वह है सांची का स्तूप। ये क्वेश्चन में अक्सर आता है और हो सकता है आपसे 5 जून से 23 जून के बीच में आपसे किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अशोक ने। और ये सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो अब कौन सा शासन था? किसका शासन था? यह शासन था मौर्य का शासन था। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप कमेंट करके बताएं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है सारनाथ में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो ये किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था अशोक के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? आप अध्यक्ष का नाम कमेंट करके बताएंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो परिषद थी इसके अध्यक्ष कौन बने थे? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो ये कौन सा कथन गलत हो जाएगा? आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। भैरव खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक मार्गदर्शक था। बी वाला आपका गलत हो जाएगा और ए वाला, सी वाला, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपको अंत में कमेंट करके बताना कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आपको सही जवाब आता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश डैश के पोते थे। आपको बताना है कि वो किसके पोते थे? वो पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता था, कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे कहा जाता था। तो मौर्य शासनकाल के दौरान जीटी रोड को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था उत्तरापथ। जो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त और एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश डैश के अनुयायी बन गए। ये किसके अनुयायी बने थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। क्या हुआ था? उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने अपनाया था? अशोक ने अपनाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कमेंट करें आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपको इसका जवाब अच्छे से आता होगा। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी या कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में ट्रांसफर अर्थात स्थानांतरित किया था? तो इसका सही जवाब होगा राजगीर के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? ये लिखी थी इंडिका।
सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। पेपर का जो लेवल होगा आपका रेलवे एनटीपीसी का ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल में होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख में से किस अभिलेख लिपि में लिखे गए हैं? तो किस में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में क्या किया था? उल्लिखित किया था। ये किसने किया था? ये किया था कौटिल्य ने। इस तरह के प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, अच्छे से अपना रिवीजन करें। आपको इन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया, तो ये किस में किया गया था? कमेंट करते चलें आप लोग, किस में किया गया था इसका उल्लेख? इसका उल्लेख किया गया था 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया था। अब आपको बताना कि अशोक के तृतीय शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ये उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अशोक महान डैश डैश से संबंधित थे, ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे मौर्य वंश से। आपने यदि जितनी भी क्लासें आपको करवाई जा रही हैं, ये क्लासें यदि आपने कंप्लीट देख ली तो समझ लीजिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, जिसमें से आप 35 क्वेश्चंस ईजिली आप करेक्ट कर जाएंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, उनसे ये लिए गए और आप देखते भी होंगे स्क्रीन पे विद डेट के साथ मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ये किस वंश के थे? ये थे मौर्य वंश के। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य की। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन, आप कमेंट करके बताएं कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं विशाख दत्त। हो सकता है आपसे अब की बार में मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम आपसे पूछ लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो ये कौन सा वंश था? ये था शुंग वंश ने समाप्त किया था मौर्य वंश को। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट करके आप बताएं। ये थे आपके पुष्यमित्र शुंग थे। हो सकता है आपसे ये पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये आपका था वृद्धरथ। सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अब इसमें आप टोटली देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में आप जानेंगे, जो कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आ चुके थे रेलवे एनटीपीसी में, वो सभी क्वेश्चंस इस क्लास में समावेश किया गया है उनका। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को के वाले सिक्के चित्र के वाले सिक्के जारी किए थे? ये किए थे सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? आप कमेंट करके बताएं कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना सही नहीं है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, यह बात सत्य है। जो बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में हुआ था और किस स्थान पर हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए ये पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। किसने? उपगुप्त ने। थर्ड वाला भी ठीक है था।
चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये इसका गलत होगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह करता है समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त का शिलालेख। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? जो हर्षवर्धन थे किस वंश से संबंधित थे? ये थे पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। और इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर इसकी राजधानी थी। कभी कभार राजधानी से भी प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो वह कौन सा है? वह है हर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको बताना कि भारत कौन आया था। यह आया था जुआन जोंग, जो हुआन सांग के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके रेलवे एनटीपीसी के पेपर में 99% आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? ये आया था हेनसांग के शासन। जो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग आया था। जो ये क्या थे? विदेशी यात्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फायान आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? एवन बतूता आया था। गजनवी के शासनकाल में कौन आया था? अलबरूनी आया था। और मारवर्मन कुल शेखर के शासनकाल में कौन आया था? ये आया था मार्को पोलो, जो कि ये 1215 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो कौन थे? वो थे आर्यभट्ट। कौन थे? वो थे आपके आर्यभट्ट थे। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। चरक का संबंध किससे था? इनका संबंध था महर्षि और आर्यभट्ट विशारद से। इसके क्या थे? ये ज्ञाता थे। और ब्रह्मगुप्त का संबंध किससे था? भारतीय गणितज्ञ थे। और ब्रह्मयार का संबंध किससे था? ये भी भारतीय गणितज्ञ थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? ये थे बाणभट्ट। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है रेलवे एनटीपीसी में, आप देख भी रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 7/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 को, अर्थात दूसरे दिन को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 2021 में ही पूछा गया था। हो सकता है आपसे इस बार भी ये प्रश्न पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इससे पहले आपको बता चुके हैं। यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उस समय किसका शासन था? हर्षवर्धन का शासनकाल था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये क्वेश्चन अपनी क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन आया था? हेनसांग आया था। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला जनरल अवेयरनेस रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशली ये कंप्लीट हुई, ये क्लास कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इन्हीं क्लासों से आपके रेलवे एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस के जो 40 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 35 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में 40 क्वेश्चनों के साथ, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।